Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib and welcome to the world of operating system. इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो कि है थ्रेड्स के बारे में। इस चैप्टर में हम थ्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि थ्रेडिंग क्या होता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थ्रेडिंग हम क्यों करते हैं और थ्रेडिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर की मेरे पास स्लाइड्स भी थी, लेकिन मैंने ये प्रेफर किया कि मैं जो सा इस चैप्टर को अपने नोट्स से कंटिन्यू करूं, तो क्योंकि मुझे ये लगता है कि इससे आपको ज़्यादा अच्छा जो है ना समझ आएगा। अच्छा, थ्रेडिंग पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम सपोज करें कि सीडी जो है ना सीडी रोम के अंदर डालते हैं, तो होता क्या है कि वो सीडी पहले रैम के अंदर लोड होती है, ठीक है, और फिर वो प्रोसेसर के अंदर जाती है। प्रोसेसर में सीपीयू होता है, उसके अंदर लोड होती है, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। तो इसी तरह ये होता है कंप्यूटर के अंदर सिस्टम कि जो सा कोई भी चीज़ होती है ना, सबसे पहले वो रैम के अंदर लोड होती है, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि C++ के अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, या डेव के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले प्रोग्राम होता है हमारा, वो सबसे पहले रैम के अंदर लोड होगा। इस वक्त ये प्रोग्राम है, लेकिन जब ये प्रोग्राम सीपीयू के अंदर जाएगा, प्रोसेसर में जाएगा, सीपीयू में जाएगा, तो उस वक्त ये प्रोग्राम प्रोसेसिंग करेगा, तो इस वजह से ये प्रोग्राम चेंज हो जाएगा प्रोसेस में, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं थ्रेडिंग की तरफ, क्योंकि आपको जो सा प्रोसेस होता है वो पता चल गया क्या चीज़ होती है। अच्छा, प्रोसेस की फिर उसने एग्जांपल लिखी हुई है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू के पास जो चीज़ सबमिट होगी दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक हो गया। अच्छा, उसके कहता है लेकिन अब हम इसको जो सा प्रोसेस नहीं कहेंगे, अब हम इसको थ्रेड कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको थ्रेडिंग की एग्जांपल देता हूँ, थ्रेड्स क्या होते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि थ्रेड्स क्या चीज़ होते हैं और थ्रेड किस तरह, मतलब कि थ्रेड को डिफाइन करने लगा हूँ, थ्रेड क्या चीज़ होती है। हम जितने भी सॉफ्टवेयर्स देखते हैं हमारे सामने आते हैं, इवन कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितनी भी गेम्स होती हैं, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बैक एंड पे प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास भी ये कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग है, तो उसकी प्रोग्रामिंग में मैं सपोज कर लें ये वाला जो सा ये बना हुआ है मेरे पास, ये वाला बॉक्स, इसके अंदर 90 लाइंस का कोई कोड लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 90 लाइंस का ये कोड है, ठीक है, और ये पूरा एक प्रोग्राम है। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को जो सा है ना, अब ये सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होगा, तो इसको मैं प्रोसेस कहूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इस प्रोग्राम को सपोज कर लें 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये देखें, ये पहला हिस्सा है जो कि 45 लाइंस का है, ये दूसरा हिस्सा है जो कि 30 लाइंस का है, और ये तीसरा हिस्सा है जो कि 15 लाइंस का है, ठीक हो गया। तो मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो ये जो सा एक बड़ा प्रोसेस था, ठीक है, इसको मैंने 3 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इसको कहते हैं, ये 3 छोटे छोटे हिस्से जो हैं इसको कहते हैं थ्रेड्स। ये 3 थ्रेड हैं, ये एक छोटा हिस्सा, एक थ्रेड, ये एक थ्रेड और एक ये थ्रेड। तो इन जो यानी कि एक बड़े प्रोसेस को छोटे हिस्सों में तकसीम करना, छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, उसको कहते हैं थ्रेड। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, थ्रेड की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सिंगल यूनिट ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये आपका बड़ा टास्क था और इसकी 3 यूनिट्स हैं, 3 हिस्सों में आपने डिवाइड किया है, तो इसकी एक जो ये सिंगल यूनिट है, एक हिस्सा है, इसको हम कहते हैं थ्रेड, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि मेरे पास 90 लाइंस का यहाँ पे एक प्रोसेस था, ठीक है, तो मैंने इसको 45 लाइंस दी हैं, इसको 30 दी हैं, इसको 15 दी हैं। ये ऐसा क्यों है? मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि इसको 30 देता, इसको भी 30 लाइंस देता, इसको भी 30 देता। तो ये किस, यानी कि जो थ्रेड्स होती है, इस थ्रेड की लेंथ 45 है, इस थ्रेड की लेंथ 30 है और इसकी 15 है, तो ये लेंथ इसकी किस तरह होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, अब हम ये काम पढ़ने लगे हैं कि जो थ्रेड है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो सुन लें, ये कर्नल जो सा होता है ये खुद डिसाइड करता है कि थ्रेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। वो इस हिसाब से करता है कि ये थ्रेड जो है ना लॉजिकली, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लॉजिकली रिलेटेड के लिहाज से थ्रेड्स हम करेंगे उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें, लॉजिकल डिविजन हमने कर लिए हैं,
ये मेरे पास बड़ा प्रोसेस था, इसकी मैंने 3 लॉजिकल डिविजन्स कर लिए हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो थ्रेड बन गए, 3 थ्रेड्स बन गए। अच्छा, थ्रेड की लेंथ किस पे डिपेंड करती है? लेंथ इस पे डिपेंड करती है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे इनपुट करते हैं उसी वक्त आउटपुट हो, यानी कि पैरेलल काम हो रहे होते हैं। तो इस बेस पे हमें थ्रेडिंग करनी पड़ती है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आई होगी, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि सपोज करें अब मेरे पास ये देखें 3 थ्रेड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं सपोज कर लें ये C++ का कोई कोड था, तो अब इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स ऊपर वाले हिस्से में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इधर जो सा है यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और इधर सी आउट कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैं ये वाली जो सी आउट वाली लाइन है पहले मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ जो सा है, फिर यूज़र से ले रहा हूँ और फिर जो सा है मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी कि थ्रेड्स इस तरीके के होने चाहिए कि अगर एक जैसा जो सा डाटा है ना वो सारा इस थ्रेड के अंदर आ जाएगा, एक जैसा फिर डाटा है वो इसके अंदर आ जाएगा और दूसरा जो एक जैसा डाटा है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी लेंथ होती है। यानी कि इस थ्रेड को इसके साथ कम्युनिकेट ना करना पड़े, इसका इसके साथ कम्युनिकेट ना करना पड़े। जो इसको डाटा चाहिए वो इसी थ्रेड के अंदर ही इसको मिल जाए, इसको जो डाटा चाहिए वो इसके अंदर ही इसको मिल जाए, इस थ्रेड को इसके साथ कम्युनिकेट ना करना पड़े। तो इसकी बेस पे हम करते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है हमें? इसका फ़ायदा ये होता है, इसकी लेंथ कर्नल डिसाइड करता है कि ये अगर इससे कम्युनिकेट करेगा तो उससे हमारी थोड़ी स्पीड कम होगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़ाया होगा इससे कम्युनिकेट करते हुए। अगर तो इसको डाटा चाहिए कुछ, वो इसी के पास पड़ा हुआ है तो उसको एकदम मिल जाएगा डाटा, तो इस तरीके से हमारी जो है स्पीड फास्ट होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो एक होता है पीसीबी, जिसको कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो वो आपको पता है, उसमें हमने थ्रेडिंग नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब हम उसको थ्रेड्स के हवाले से देखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो मेरे पास एक प्रोसेस था, उसके अंदर मैंने 3 हिस्से उसके बना लिए, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक एग्जांपल दे दूँ थ्रेड्स की, जो कि लाइव एग्जांपल आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि हम थ्रेडिंग किस तरह करते हैं। अच्छा, थ्रेड की एग्जांपल इस तरीके से है कि ये देखिए मैंने एक गूगल क्रोम है, मेरे पास एक ब्राउज़र है, ये मैंने खोला है, ठीक है। इस ब्राउज़र के अंदर मेरे पास एक ही टैब है। तो इसका क्या मतलब है? इस टाइम पे मेरे पास एक ही प्रोसेस है और ये वाला एक प्रोसेस है और इसके अंदर एक ही थ्रेड है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मेरे पास देखें YouTube खुली हुई है, ठीक है। मैं एक और टैब खोलता हूँ, इसके अंदर मैं गूगल खोल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गूगल खोल लिया, तो अब क्या उसकी एग्जांपल होगी है कि एक मेरे पास गूगल क्रोम है, एक प्रोसेस है, उसके अंदर एक थ्रेड जो है गूगल का है, दूसरा थ्रेड यूट्यूब का है, ठीक है। इसी तरह मैं क्या काम करता हूँ, एक और खोल लेता हूँ टैब, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फेसबुक का, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या एग्जांपल होगी है कि मेरे पास एक प्रोसेस है गूगल क्रोम का, उसके अंदर 3 थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड यूट्यूब का है, एक यूट्यूब खुली हुई है, दूसरा थ्रेड है गूगल का और तीसरा थ्रेड है फेसबुक का। तो यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा इस वक्त, लेकिन ये एग्जांपल थी, तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी थ्रेड्स की। अच्छा, अब हम आते हैं कि लास्ट चैप्टर में हमने पीसीबी पढ़ा था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें कोई भी जो सा प्रोसेस होता है उसके बारे में उसका पूरा डाटा उस ब्लॉक के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, अब जो सा इस चैप्टर के अंदर मैं जो सा आपको थ्रेड्स की बात हम कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको एक नया ब्लॉक बताऊंगा, वो टीसीबी, ठीक है, जो कि थ्रेड का अपना भी एक ब्लॉक होता है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो सा है, देखो प्रोसेस था मेरे पास एक ही गूगल क्रोम का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, उसके अंदर 3 टैब खुले हुए हैं, एक ये यूट्यूब का टैब है, गूगल का टैब है और ये वाला जो टैब है वो फेसबुक का है। तो इसका यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि जो प्रोसेस होता है ना, वो उसका पीसी भी एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं उनके तीनों के जो से हैं अपने पीसी होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पीसी क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो पीसी में आपको एक बताता हूँ, ये इसकी डेफिनेशन है कि पीसीबी में पीसी यानी कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है उसमें पीसी को कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। ये क्या चीज़ होती है? ये होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, ठीक हो गया, कि जो पीसी होता है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। समझ तो आपको नहीं आई होगी, मुझे पता है, इतने इंटेलिजेंट होते तो फिर क्या ज़रूरत थी। असल में लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़े थे उनमें हमने पढ़ी थी मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग में ये होता है कि सपोज करें हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, तो उनके अंदर जो उनका एक प्रोसेस चलेगा, फिर 5 सेकंड सपोज करें उनकी टाइम शेयरिंग लगी हुई है, 5 सेकंड के लिए एक प्रोसेस चलेगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद तीसरा प्रोसेस चलेगा, फिर उसके बाद पहले प्रोसेस की बारी आ जाएगी, फिर दूसरे की आएगी, फिर तीसरे की आएगी 5 सेकंड के बाद,
फिर पहले की आएगी। तो इस तरह करते करते 5-5 सेकंड के बाद पहला प्रोसेस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह करके तीनों प्रोसेसेस चलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पहला प्रोसेस चला था, फिर दूसरा चला था, फिर तीसरा चला था, फिर जब दोबारा पहला प्रोसेस की बारी आई थी तो वो जो सा पहला प्रोसेस है वहीं से एग्जीक्यूट होगा जहाँ से वो जितना वो पहले चला था, या वो स्टार्ट से होगा? तो बिल्कुल ऐसी बात है कि वो वहीं से कंटिन्यू होता है जहाँ से वो लास्ट टाइम उसकी एग्जीक्यूशन जहाँ पे रुकी थी। तो ये जो पीसी होता है, प्रोग्राम काउंटर, ये उसकी वैल्यू याद रखता है कि ये जो सा थ्रेड था ये लास्ट टाइम कितना चला था, ठीक है, ताकि जब दोबारा इस की बारी आए एग्जीक्यूशन के लिए तो ये स्टार्ट से स्टार्ट ना हो, ये उसके आगे से स्टार्ट हो। अच्छा, ये यहाँ पे आप देख लें, अगर आपको पीसीबी का कंसेप्ट नहीं है तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, ये वाला कोई सा भी मेरे पास एक प्रोसेस है और ये जो पूरा ब्लॉक है इसको कहते हैं पीसीबी। ठीक हो गया। ये कोड, डाटा, फाइल्स, स्टैक और रजिस्टर वगैरह, ये सारा कोड इसको कहते हैं, इस सब को मिला के कहते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिस गूगल क्रोम खुला हुआ है और उसके अंदर एक ही टैब है, उसके अंदर फिर यूट्यूब खुली हुई है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस टाइम पे एक प्रोसेस है और उसके अंदर एक ही थ्रेड है। तो आप देख सकते हैं ये इसको कहते हैं सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस है और उसके अंदर एक ही थ्रेड है, इसलिए इसको सिंगल थ्रेडेड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस है, वो ये कि ये मेरा पूरा पीसीबी है, इसके अंदर एक प्रोसेस है, एक इसके अंदर एक यूट्यूब खुली है, गूगल खुला है और एक फेसबुक खुला है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे पीसीबी की जो थी वैल्यूज़, कोड, डाटा और फाइल्स सेम होती हैं हर प्रोसेस के लिए, लेकिन रजिस्टर्स और स्टैक, रजिस्टर ये स्टैक देखें, इस थ्रेड का अपना है, इस थ्रेड का अपना है, इस थ्रेड का अपना है, हर थ्रेड का अपना होता है। ये बात आपने बस याद करनी है, इसमें ये आपको पता होना चाहिए। और ये टीसीबी होता है, टीसी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, इसका इसमें थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में रजिस्टर और स्टैक आते हैं। अच्छा, अभी जो हमने वो पिक्चर देखी थी कोड्स की बनी हुई, वो सिंगल थ्रेड प्रोसेस, इसमें वो कोड क्या चीज़ थी? कोड का देखो आपको सामने लिखा हुआ है कि प्रोग्राम का कोड होगा, जो सा प्रोग्राम होता है उसकी लाजमी कोई ना कोई कोडिंग होती है। कोड प्रोग्राम का कोड है, ठीक है। और एक फाइल्स, लिस्ट ऑफ फाइल्स लिखा हुआ था, तो वो पीसीबी के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ फाइल्स होगी कि उस वक्त कितने प्रोग्राम्स खुले हुए हैं, ठीक है। और रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर, जिनके अंदर टेम्पोररी उनकी वैल्यूज स्टोर होती हैं। उसके बाद डाटा होता है उसका, ठीक है। और स्टैक होता है। स्टैक क्या काम करता है कि टेम्पररी वर्किंग के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए हम जो है ना स्टैक यूज़ करते हैं। तो जो है ना सिंगल थ्रेड के अंदर ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं मल्टी थ्रेडिंग को। अच्छा, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग में क्या है, हर थ्रेड का स्टैक और पीसी अपना अपना होगा, ठीक है। और बाकी जो है उसका कोड और लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स और बाकी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन हर थ्रेड का स्टैक और पीसी डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो है ना थ्रेड्स के फ़ायदे क्या होते हैं, थ्रेड्स हम क्यों करते हैं, इससे हमें पता चलेगा थ्रेड्स करने का हमें फ़ायदा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, थ्रेडिंग का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस से क्या होता है, देखें यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, आपने प्रोग्राम लिखा, उसमें एरर आ गया, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल शट डाउन हो जाएगा, यानी कि पूरा एमएस वर्ड एकदम ही बंद हो जाता है, ठीक है। अगर ये काम मल्टी थ्रेडिंग में किया जाए तो सिर्फ एक थ्रेड शट डाउन होगा, सारा प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ एक मॉड्यूल उसका बंद होगा। तो आपको समझ आई, कहता है कि अब मैंने सपोज करें गूगल क्रोम खोला हुआ है, उसके अंदर मेरे पास 4 जो से टैब्स खुले हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और एक और कोई कर लें। तो उनमें से सपोज करें यूट्यूब अगर नॉट रिस्पॉन्ड हो गया, मतलब कि वो नहीं चल रहा, उसमें एरर आ गया है, तो पूरा गूगल क्रोम ही बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर ये काम हमने मल्टी थ्रेडिंग में किया हुआ है तो वो सिर्फ गूगल जो सा यूट्यूब वाला जो सा टैब है, सिर्फ वही एरर आएगा, सिर्फ उसको मुझे बंद करना पड़ेगा, वो बाकी टैब्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये थ्रेडिंग का फायदा है। अगर हम थ्रेडिंग नहीं करेंगे तो वो पूरा क्रोम ही बंद हो जाएगा, यूट्यूब के साथ फेसबुक, गूगल, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अच्छा जी, अब थ्रेडिंग का सेकंड फायदा क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है कि जो थ्रेड्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं, हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर जो है कोई भी हम वेरिएबल उसके अंदर पास कर दें और दूसरा थ्रेड उसको रिसीव कर लेगा। तो इन दिस वे जो है हम ये थ्रेड्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा इसका फ़ायदा आता है, तीसरा बेनिफिट है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है कि थ्रेड, एक देखें थ्रेड क्या होता है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है। ये एक हल्का सा प्रोग्राम होता है, इसको मेन मेमोरी की ज़रूरत कम होती है,
ठीक है। और इस वजह से ये जो है कंप्यूटर को फास्ट बनाता है। हमने देखा है कि जब हम ज़्यादा चीज़ें खोलते हैं, बड़े प्रोग्राम खोलते हैं, तो हमारा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो जब हम पूरा प्रोग्राम नहीं खोलेंगे, उसका एक हिस्सा खोलेंगे, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे दूसरा थ्रेड खोलेंगे, ओपन करेंगे, रैम के अंदर लोड करेंगे, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितनी हमें चीज़ चाहिए उतनी हमें मिल रही है। अगर तो हमें दूसरी चीज़ चाहिए तो फिर उस पर क्लिक करेंगे हम, तो वो दूसरा थ्रेड भी खुल के हमारे सामने आ जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें उसकी मेन मेमोरी में कम रिक्वायरमेंट होगी थ्रेड की, तो हमारी जो है कंप्यूटर का सिस्टम जो है सारा वो फास्ट होगा। अच्छा, इसकी देखें मैंने एक बड़ी फिर से एग्जांपल भी लिखी हुई है कि इकॉनमी का फ़ायदा है कि आपका थोड़े पैसों में आपका गुजारा हो जाए, ठीक है। जब आपका थोड़े पैसों में आपका गुजारा हो रहा है तो आप फिर बेवकूफ़ ही होंगे कि जो आप ज़्यादा पैसे लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो सा है फोर्थ बेनिफिट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये कि जो थ्रेड्स होते हैं ना, इनकी तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। इसकी एग्जांपल हम किस तरह लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है, वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक ये सर्वर था, ठीक है, और यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि मुझे जो सा है ये वेबसाइट खोलनी है, तो सर्वर पे एक थ्रेड हमेशा लगा हुआ होता है कि ये ऑलवेज लिसन करता है कि यूज़र की कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है। अगर यूज़र की कोई रिक्वेस्ट हो तो उसके अगेंस्ट एक नया थ्रेड क्रिएट कर देता है, ठीक है, न्यू थ्रेड बना देगा क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो जब उसका थ्रेड काम ख़त्म हो जाता है थ्रेड का, तो वो ख़त्म हो जाती है थ्रेड ये वाली। तो इसके अलावा साथ ही एक और अगर क्लाइंट आ जाए सर्वर से रिक्वेस्ट करे, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट सुनेगा और उसके अगेंस्ट नई थ्रेड क्रिएट कर देगा। इसी तरह तीसरा आ जाए, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसके अगेंस्ट एक नया थ्रेड क्रिएट कर देगा। तो कहने का मतलब है सर्वर की थ्रेड की जो तादाद है वो इसमें कम ज़्यादा हो सकती है, फिक्स नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। अक्सर हम ब्राउज़र खोलते हैं, उस पर गूगल या फेसबुक कुछ भी खोलते हैं, तो कभी कभी हमारे सामने लिखा आता है सेशन आउट ऑफ टाइम। वो असल में क्यों होता है? वो असल में ये इसलिए होता है कि हम सपोज करें ये हमारा सर्वर था, इसकी कैपेसिटी ये है कि एक टाइम पे 100 क्लाइंट्स को डील कर सकता है। तो सपोज करें कि इसके पास 100 जो उनसे हैं क्लाइंट्स आए हुए हैं। ऐसा मोस्टली तब होता है जब रिजल्ट आता है मैट्रिक का और लोग चेक कर रहे होते हैं रिजल्ट, तो जो सर्वर है उसकी कैपेसिटी है कि वो 10,000 लोगों को एट अ टाइम रिजल्ट दिखा सकता है। तो 10,000 लोगों को वो पहले ही डील कर रहा है। तो जब उससे ऊपर कोई बंदा आएगा, ठीक है, तो वो फिर ब्राउज़र के अंदर एक टाइम होता है, ख़ास टाइम होता है ब्राउज़र के अंदर। सपोज करें वो 2 मिनट का होता है, तो ब्राउज़र उस वक्त तक 2 मिनट्स तक वेट करता है कि सर्वर की तरफ से कोई रिस्पांस आए। अब तो सर्वर की तरफ से रिस्पांस नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी 10,000 लोगों को क्लाइंट्स को डील कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से फिर ब्राउज़र पे ये वाला जो सा एरर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, सेशन आउट ऑफ टाइम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सिंगल कोर और मल्टी कोर में जो थ्रेडिंग होती है वो किस तरह होती है। सिंगल कोर का मतलब होता है कि सिंगल कोर का मतलब है कि इसके प्रोसेसर के अंदर एक ही सीपीयू है। सीपीयू एक है तो एक टाइम पे एक थ्रेड को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास सपोज कर लेते हैं 4 थ्रेड्स हैं, T1, T2, T3, T4। एट अ टाइम जो सा है 5 सेकंड एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करने का टाइम है। तो 5 सेकंड T1 को एग्जीक्यूट करेगा वो, तो इसके बाद 5 सेकंड के बाद T2 को, फिर T3 को, फिर T4 को, उसके बाद फिर T1 को, फिर T2, फिर T3, फिर T4, इस तरह करके अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो ये होता है हमारे पास थ्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने का सिंगल कोर। अच्छा, फिर अब आते हैं कि जो ड्यूल कोर होता है। ड्यूल कोर वो होता है कि जिसमें प्रोसेसर के अंदर 2 सीपीयू होते हैं। एट अ टाइम 2 थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो एक टाइम पे देखें T1 इधर एग्जीक्यूट हो गया, T2 इधर हो गया। जब इन दोनों के 5 सेकंड पूरे होंगे तो T3 उधर, T4 इधर, फिर T1 उधर, फिर T2 इधर। एक टाइम पे देखें 2 थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जितने सीपीयू होते हैं प्रोसेसर के अंदर उतना हमारा कंप्यूटर फास्ट होता है, क्योंकि एट अ टाइम वो ज़्यादा एग्जीक्यूशंस कर सकता है।